साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की और फिर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाई, उस समय एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी ही शिवसेना की नेचुरल अलायंस है, ये दोनों ही एक साथ सरकार बना सकते हैं। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का नाम बतौर मुख्यमंत्री ऐलान किया और उनके नेतृत्व में 2024 तक सरकार चली। लेकिन अब 2025 में ऐसा लगता है कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे के बीच में ही मतभेद चल रहे हैं। मतभेद क्या, ये एक कोल्ड वॉर है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। और इसका जो लेटेस्ट उदाहरण है दर्शकों, वो है सोमवार को एकनाथ शिंदे की ओर से एक जो मीटिंग कंडक्ट किया गया है वो। दरअसल ये मीटिंग जो एकनाथ शिंदे ने कंडक्ट की वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की मीटिंग थी और ये मीटिंग देवेंद्र फडणवीस 1 महीने पहले खुद कंडक्ट कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को अब भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे अब तक इस टर्म्स पर नहीं आए हैं कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं है? इसके साथ ही साथ पिछले 3-4 महीने में महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है जो दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा 2022 में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और उस समय देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम कर रहे थे। 2024 विधानसभा के जब चुनाव के नतीजे आए तब ये अब तक के लिए महायुति का सबसे बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा गया, क्योंकि 288 में से 230 सीटों पर वो जीते। एकनाथ शिंदे तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में शायद एकनाथ शिंदे ये उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली जो शायद 2014 में भी नहीं मिली थी, तो उन्हें एक बार फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसलिए आप देखिए, जब 230 सीटें आई, जब बीजेपी 132 सीटों पर जीती, केवल 13 सीटें शॉर्ट थी वो खुद मेजॉरिटी आने के, इसके बावजूद उन्हें 10 से 15 दिनों का समय लग गया मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए। इस बीच एकनाथ शिंदे बार बार दिल्ली जाते रहे, दिल्ली से आते रहे, लेकिन फिर यह ऐलान किया गया कि महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी से होगा, क्योंकि बीजेपी ने रिकॉर्ड 132 सीटों पर जीत हासिल की। जब यह ऐलान किया गया कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दर्शकों, तब भी यह ऐलान नहीं किया गया कि एकनाथ शिंदे उनके कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं। वो तो ऐन मौके पर यह ऐलान किया गया कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उन्हें ये जो उप मुख्यमंत्री पद है वो एनसीपी के अजित पवार के साथ शेयर करना होगा। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री के बजाय उप मुख्यमंत्री बन गए। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे को लगा कि वो देवेंद्र फडणवीस से कम नहीं है, वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए उप मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने मांग की कि जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, वो उन्हें दी जाए। ये वो मंत्रालय है जो 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनके पास थी, 2022 में जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनके पास थी, और देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखना चाहते थे क्योंकि एक बहुत ही ताकतवर मंत्रालय है। ये बात शिंदे को पता थी, लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे ने होम मिनिस्ट्री की मांग की। हालांकि उन्हें ये पद नहीं दिया गया, होम मिनिस्ट्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पास ही रखा गया। तब भी यह माना गया कि चलिए ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, शायद 1-2 चीज़ों को लेकर मतभेद थे, लेकिन दर्शकों ये सच नहीं है। अब आप केवल सुनते जाइए कि पिछले 2-3 महीने में जब इनकी सरकार बनी है, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हैं, इतनी बड़ी बहुमत मिली है। बहुमत कैसे मिली इसे लेकर सवाल है, वो एक अलग खबर है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी बहुमत मिली है फिर भी इन दोनों के बीच में कैसा कोल्ड वॉर चल रहा है वो आप सुनते जाइए। तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी बन गए, होम मिनिस्ट्री भी उनके पास रह गई। एकनाथ शिंदे ने जो मांग की वो उन्हें नहीं मिल पाई। इसके बाद आया मुद्दा गार्डियन मिनिस्टर का। गार्डियन मिनिस्टर यानी जो पालक मंत्री होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं उन्हें एक एक जिले का पालक मंत्री बनाया जाता है, जो एक तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के एक तरीके से हेड होते हैं। इसमें भी देवेंद्र फडणवीस ने नासिक के लिए अपने करीबी बीजेपी के नेता और मंत्री गिरीश महाजन के नाम का ऐलान किया, जबकि रायगढ़ के लिए उन्होंने एनसीपी से आने वाली अदिति तटकरे के नाम का ऐलान किया। ये ऐलान तब किया गया जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में नहीं थे, देश में नहीं थे। उस समय वो स्विट्जरलैंड के डावोस में मौजूद थे, वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो मौजूद थे। जब ये इन नामों का ऐलान किया गया, ये नाम
एकनाथ शिंदे को नागवार गुजरे, क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि नासिक में उनके जो करीबी हैं दादा भुसे, उन्हें गार्डियन मिनिस्टर बनाया जाए, जबकि रायगढ़ में भरत गोगावले, एक और मंत्री एकनाथ शिंदे के पार्टी से आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाए, उन्हें गार्डियन मंत्री वहाँ का बनाया जाए। ये जब नहीं किया गया तब तो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने उनके ही सरकार में शामिल अदिति तटकरे के खिलाफ रायगढ़ में प्रदर्शन किए। ये भी बताता है कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे वो कैसे खराब हो रहे थे। और जैसे कि मैंने कहा, उस समय देवेंद्र फडणवीस भारत में नहीं थे, स्विट्जरलैंड में थे, तो उन्होंने इन दो जिलों में यानी रायगढ़ और नासिक के जो ये पद थे उस पर होल्ड लगाया, ये कहते हुए कि मैं भारत आता हूँ और भारत आने के बाद हम इस पर फैसला लेंगे। देवेंद्र फडणवीस भारत आए, महाराष्ट्र आए, मुंबई आए, उन्हें आए हुए लगभग 1 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अब भी ना ही नासिक को लेकर कोई फैसला किया गया, ना ही रायगढ़ को लेकर। यानी एकनाथ शिंदे की बात यहाँ पर नहीं सुनी गई, केवल इन 2 पदों को होल्ड पर डाल दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे दर्शकों कि देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि वो खुद, उनकी पार्टी 132 सीटों पर जीती है, केवल 13 सीटें शॉर्ट हैं, वो कैसे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अगर एकनाथ शिंदे ये नहीं मान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा ताकतवर हैं, तो देवेंद्र फडणवीस भी कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हैं कि अब ये राज्य वो चला रहे हैं। ये वो 2022 वाली स्थिति नहीं है जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में इनको काम करना पड़ रहा है। और उसका एक उदाहरण आता है देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच की शुरुआत करना। अब ये जांच किसे लेकर है? ये जांच है बसेस के प्रोक्योरमेंट को लेकर। यानी जो बसेस है उन्हें लिया गया था महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी MSRTC की ओर से। और 2022 में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे दर्शकों, तब ये MSRTC उनके पास मौजूद थी। यानी देवेंद्र फडणवीस ने जिन मामलों की जांच की बात की है, ये वो मामले हैं जो पहले एकनाथ शिंदे के पास और फिर उनके करीबी रहे भरत गोगावले के पास थी, और उसकी जांच देवेंद्र फडणवीस करवाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। ये क्या दर्शाता है? ये फिर दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में हालात कैसे सही नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसी MSRTC को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एक IAS अधिकारी को इसका हेड बनाया, जबकि आमतौर पर होता यह है कि जो ट्रांसपोर्ट मंत्री होता है वो MSRTC का हेड होता है। ट्रांसपोर्ट मंत्री पता है कौन है? उनका नाम है प्रताप सरनाईक। और आप अभी तक ये जज कर ही चुके होंगे, आपको पता ही चल गया होगा, तो एकनाथ शिंदे के शिवसेना से आते हैं। प्रताप सरनाईक तो ठाणे से आते हैं, एकनाथ शिंदे के करीबी हैं, लेकिन उन्हें MSRTC का हेड नहीं बनाया गया, हेड बनाया गया एक IAS अधिकारी को। फिर ये बात सामने आई कि इन दोनों के बीच में मतभेद हैं और वो खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए आप क्या कुछ हुआ है। एकनाथ शिंदे ने बुधवार 12 फरवरी को 2 बैठकें थी, 2 मीटिंग्स थी जो देवेंद्र फडणवीस ने उसको चेयर कर रहे थे। वो दोनों बैठकों से एकनाथ शिंदे ने अपने आप को दूर रखा। ये 2 बैठकें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं दर्शकों, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर, पुणे और नासिक के मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये मीटिंग थी। यानी ये वो मीटिंग थी जो आते हैं स्टेट अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत, जिसके हेड हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे की मीटिंग थी, लेकिन क्योंकि उसको हेड देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, एकनाथ शिंदे इन मीटिंग्स में नहीं जाते हैं। और केवल इन मीटिंग्स की बात नहीं है, इसी तरह के वॉर रूम मीटिंग्स जिसका जो हेड कर रहे थे एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस 3 फरवरी को, वहाँ पर भी एकनाथ शिंदे नहीं गए दर्शकों। इसके अलावा कई कैबिनेट मीटिंग्स में एकनाथ शिंदे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य कुर्सी पर हैं वहाँ पर बैठते हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे कई मीटिंग्स को जो है वहाँ पर वो कैंसिल करते हैं, या फिर ऐसे कैबिनेट मीटिंग्स को वो स्किप करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेडिकल रिलीफ एड सेल की शुरुआत की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेडिकल रिलीफ एड सेल, ये मंत्रालय में उसकी शुरुआत की है। और ये पता है किस तरह से? ये ठीक उसी तरह से है जैसे होता है CM रिलीफ फंड। ये दोनों का काम एक ही है कि वो पेशेंट्स को मदद प्रोवाइड करें। लेकिन पहले से जब मुख्यमंत्री रिलीफ फंड मौजूद है, इसके बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेडिकल रिलीफ एड सेल की शुरुआत एकनाथ शिंदे की ओर से की गई। अब मैं आपको और कुछ उदाहरण देता हूँ। 14 फरवरी को एकनाथ शिंदे ने नासिक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक बैठक उन्होंने हेल्ड की, उसको हेड किया उन्होंने। यहाँ पर यह चर्चा की गई कि 2027 में क्योंकि कुंभ मेला नासिक में होने वाला है, तो उसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक को एकनाथ शिंदे हेड कर रहे थे। जबकि 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने इन्हीं अधिकारियों के साथ इसी कुंभ मेले के मुद्दे को लेकर एक बैठक को हेल्ड किया।
लेकिन 2 दिन के बाद एकनाथ शिंदे फिर से उस बैठक को हेड करने लगे। और तो और 17 फरवरी को यानी सोमवार के दिन एकनाथ शिंदे ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बैठक को हेड किया, जबकि 1 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस ने इस बैठक को पहले ही वो हेड कर चुके हैं, वो इसको हेड कर चुके हैं, अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद सोमवार को एकनाथ शिंदे ने इस बैठक को फिर से हेड किया, फिर से बैठक बुलाई। यानी यहाँ पर फडणवीस जाते हैं, वहाँ पर शिंदे नहीं आते, जहाँ पर शिंदे जाते हैं वहाँ पर फडणवीस नहीं जाते। जो काम फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं वो शिंदे फिर से करते हैं, वो मीटिंग फिर से शिंदे करते हैं। अब ये भी आपको जानना यहाँ पर ज़रूरी है कि ये जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है ये आता है उदय सामंत के अंतर्गत, जो आते हैं फिर से एकनाथ शिंदे के गुट से। यहाँ पर तो आप ये भी समझिए कि उदय सामंत ने ये कह दिया कि उनके अधिकारी जब फैसला लेते हैं कोई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को लेकर, वो उन्हें ही लूप में नहीं रख रहे हैं, वो सीधा ये फैसला ले रहे हैं। यानी ये क्या दर्शाता है? ये दर्शकों को दर्शाता है कि कैसे इन सब के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब मैंने कुछ लोगों से जब बात की और इसके बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि या तो मुख्यमंत्री या फिर उस क्षेत्र का जो अधिकारी या मंत्री है, यानी अगर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, और या तो मुख्यमंत्री किसी भी फैसले को ले सकता है। कोई भी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिसके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि फाइनेंस का पैसा लगता है, जब तक आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है आप किसी भी फैसले को नहीं ले सकते हैं। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट है अजित पवार के पास, लेकिन जो बैठकें मुख्यमंत्री करते हैं वही बैठकें एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शिंदे अब तक इस बात को नहीं मान रहे हैं या नहीं मानना चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं हैं। शिंदे ये बात को अब भी नहीं मानना चाहते हैं कि वो उतने ताकतवर नहीं हैं जितने ताकतवर 2022 में थे, जब देवेंद्र फडणवीस को उनकी बात सुननी पड़ती थी। अब शायद शिंदे ये बात अब समझ रहे हैं दर्शकों, जो बात शायद उद्धव ठाकरे 2019 में समझ चुके थे कि बीजेपी के साथ जो भी सहयोगी पार्टियां जाती हैं बीजेपी उनको कमज़ोर करती है। ये बात शायद शिंदे समझ रहे हैं अभी, और इसलिए आप देखेंगे कि एक एक कर हर जगह पर, कहीं पर ये रस्सी खींचते हैं तो कहीं पर वो रस्सी खींचते हैं। अधिकारियों को 2-2 बार एक एक जगह की मीटिंग को जाना पड़ता है और उन्हें नहीं पता कि वो क्या करें। वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं और इस सब के बीच में जो महाराष्ट्र का विकास है वो अटका हुआ है। एकनाथ शिंदे को शायद अब भी ये भरोसा है कि वो उतने ही ताकतवर हैं, अगर ज़्यादा नहीं, जितने फडणवीस हैं, इसलिए बार बार वो बैठकें कर रहे हैं। और आप देखिए एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये दोनों साथ में सत्ता में है। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे की मजबूरी ये है, जैसे कि मैंने कहा, कि बीजेपी केवल 13 विधायक कम हैं अपने दम पर सरकार बनाने में, और उनके साथ में है अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री बनकर भी खुश हैं। उन्हें ज़्यादा डिमांड भी उन्होंने नहीं की, वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी और अजित पवार के बीच में जो तालमेल है वो सही से नज़र आ रहा है। इससे ये भी समझा जा सकता है कि शायद बीजेपी को एकनाथ शिंदे की ज़रूरत नहीं है और इसलिए एकनाथ शिंदे के कई फैसलों को वो या तो ठुकरा रही है या फिर बीजेपी खुद फैसले ले रही है। इसके साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ जो हाल ही में बदली है वो ये है कि हाल ही में एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे। हालांकि जब भी वो नाराज़ हो जाते हैं या तो वो दिल्ली चले जाते हैं या तो फिर वो अपने गाँव चले जाते हैं। ये महाराष्ट्र में बहुत लोगों को पता है कि शिंदे नाराज़ हैं, वो अपने गाँव चले गए। शिंदे इस बैठक में नहीं है, वो अपने गाँव चले गए। शिंदे इस बैठक में नहीं है, वो थाने में किसी कार्यक्रम में है। शिंदे को कोई परेशानी हो रही है, वो दिल्ली बीजेपी से जाकर मिल रहे हैं। लेकिन इस बार जब वो दिल्ली में गए और फिर आए, उसके बाद से शिंदे कहीं ना कहीं ताकतवर नजर आ रहे हैं। क्या दिल्ली बीजेपी के किसी नेता से उनकी बातचीत हुई जो देवेंद्र फडणवीस को इन चेक रखना चाहते हैं या देवेंद्र फडणवीस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जिसके वजह से एकनाथ शिंदे को फिर से ये ताकत दी गई कि आप मीटिंग्स भी अटेंड ना करें, जो फडणवीस मीटिंग कर चुके हैं उसे फिर से हेड करें, आप कहीं ना कहीं उनके फैसलों को ठुकराएं। अगर वो कुंभ मेले की बैठक कर रहे हैं तो आप कुंभ मेले की बैठक करें। आखिर दिल्ली में कौन ये लोग हैं जिन्होंने 2022 में नहीं चाहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर अब एक बार फिर से वो एकनाथ शिंदे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को इन चेक रखने के लिए। इस सब के बीच में आप समझिए, बतौर वोटर, डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, ये लोग कहते थे राहुल गांधी केजरीवाल से लड़ रहे हैं, जबकि वो दो अलग पार्टियां हैं, एक साथ दिल्ली में लड़ भी नहीं रही थी। ये बात करते हैं कि कैसे राज्यपाल और केजरीवाल के बीच में मतभेद हैं। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल के बीच में मतभेद थे, लेकिन ये तो साथ में चुनाव लड़े हैं, सबसे बड़ी जीत लेकर आए हैं। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, लेकिन दो प्रमुख नेता महाराष्ट्र के अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए आपस में लड़ते जा रहे हैं, अधिकारियों को बार बार बुला रहे हैं। इस सब के बीच में विकास का क्या?
ये कौन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है जब कोई फैसला एक मंत्री को ना बताते हुए उनके अधिकारी ले रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बाद वही बैठक उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन इस कोल्ड वॉर के बारे में कोई बात नहीं करता। ये बातें सामने नहीं आती। हमेशा इंडिया गठबंधन कैसे कमज़ोर है ये बताने की कोशिश की जाती है, इसकी उससे नहीं बनती, उसके उससे नहीं बनती, ये बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन किस तरह से सबसे बड़ी जीत मिलने के बावजूद महाराष्ट्र के 2 प्रमुख नेता आपस में लड़ रहे हैं, ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है इसका जिक्र कहीं नहीं है। दर्शक, इस वीडियो के जरिए हमने आपको वही बताने की बात की कि आपको कहीं और पता है कि जो बैठक मुख्यमंत्री लेता है वही उप मुख्यमंत्री लेता है? क्या आपको कहीं और पता है कि मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री जो पहले किसी पक्ष के या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे उसके खिलाफ जांच के आदेश देते हैं? क्या आपने कहीं पर देखा है कि पालक मंत्री को लेकर 2 पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं? लेकिन ये महाराष्ट्र में हो रहा है। क्या इसका असर भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा? क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए एक नए कांटे के तौर पर उभरेंगे? और क्या एकनाथ शिंदे को दिल्ली बीजेपी की ओर से किसी का समर्थन मिल रहा है जिसके वजह से वो खुलकर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोल रहे हैं? आखिर महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर कौन है? 57 सीट जीतकर एकनाथ शिंदे या फिर अपने दम पर सत्ता में आने से केवल 13 सीटें दूर देवेंद्र फडणवीस? ये सोचिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं या आप देश में कहीं से भी हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा सबूत आपके सामने पेश किए हैं। और यकीन मानिए, नवंबर में इनकी सरकार बनी है, हम फरवरी में हैं, और इस सब के बीच में इतने सारे डेटा मैंने आपके सामने पेश किए हैं। ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आगे इससे संबंधित जो भी जानकारी आएगी वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अगर सब्सक्राइब किया है तो भी बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी हम वीडियोस करें उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।